गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है मैंने बोला था आपको कि नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, तो आज हम शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे आप देखते हो ना कि पहाड़ी नदियों में जब बाढ़ वगैरह आता है तो लोग कहते हैं कि आज पानी में बहुत करंट है। तो लोग अगर ऐसा कहते हैं कि पानी में बहुत करंट है और कोई आदमी पानी में गया है तो करंट से उसका डेथ हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग। Continuous rate of flow of anything is called current. Continuous rate of flow of anything is called current. अगर वो anything पानी है then it is known as water current. If this anything is water, then current is known as water current. If this anything is charge, then current is known as electric current. ठीक है, पहले तो ये दो बातें ध्यान रखें। वैसे हमारा इंटरेस्ट तो इसी के साथ ही है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ जी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप बताओगे कि कंटिन्यूअस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देख लो कहीं पे, इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज continuous rate of flow of charge is called electric current। अब देखो, जैसे मान लो कि ये एक सिलेंडर है। इस तरह का एक सिलेंडर है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस तरह का है। और इस कंडक्टर में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे भाग रहे हैं, मान लो नेगेटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है। और एक दूसरा सिनारियो और हम ले लेते हैं, में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है।
तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि करंट का फ्लो जिस सेंस में हो रहा है, सॉरी चार्ज का फ्लो, नेगेटिव चार्ज का फ्लो जिस सेंस में हो रहा है, करंट का फ्लो उसके ठीक अपोजिट सेंस में होगा। यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ये है करंट का डायरेक्शन। ये साइन कन्वेंशन लिया गया है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिधर होगा हम लोग मानते हैं करंट का फ्लो उधर ही हो रहा है। यानी ये वाला सेंस। तो हम लोग ये मानते हैं कि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस सेंस में होगा हम लोग मानते हैं कि करंट उसी सेंस में फ्लो कर रहा है। और नेगेटिव चार्ज का फ्लो जिस सेंस में हो रहा होगा, करंट का फ्लो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। आई की वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी भागता है और नेगेटिव चार्ज भी भागता है। तो अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के भागने की वजह से जो करंट आता है वो बेसिकली जुड़ जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, समझा देते हैं। जैसे मान लो हमने ये सिलेंडर ले लिया। देखो, तो मान लो हमने ये सिलेंडर ले लिया, घुमा दिए। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है ऐसे, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है ऐसे। देखो, पॉजिटिव चार्ज के भागने की वजह से जो करंट आएगा वो आएगा इधर। पॉजिटिव चार्ज के भागने की वजह से करंट आएगा इधर। ये है करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज भाग रहा है इधर, तो आप देखोगे करंट दोबारा जो है वो आएगा इधर। तो ध्यान से देखो तो दोनों करंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो नेट करंट आएगा वो आएगा करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों ऐड हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है क्या छोटी छोटी बातें ये? एक छोटा सा बात समझो। जैसे आपके घर पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है और उसमें स्विचेस लगे हैं, और वहां से कुछ दूरी के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। जब आप स्विच को ऑन करते हो बल्ब जल जाता है, जब आप स्विच को ऑफ करते हो बल्ब ऑफ हो जाता है। मतलब जैसे आपने स्विच को ऑन किया होगा तो करंट का फ्लो हुआ है फ्रॉम स्विच टू बल्ब। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है स्विच टू बल्ब, तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है फ्रॉम स्विच टू बल्ब, लेकिन नेगेटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है फ्रॉम बल्ब टू स्विच। बोलो। मेनली आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिधर भागेगा करंट उसके ठीक अपोजिट सेंस में फ्लो होगा। पॉजिट्रॉन जिधर भागेगा करंट उसी सेंस में फ्लो होगा। फिलहाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो यही है। अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि आई की वैल्यू जो है वो आ रही है डी क्यू बाई डी टी। जरा ध्यान से देखो। तो आई को अगर ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि आई की वैल्यू है डी क्यू बाई डी टी।
मतलब कितना चार्ज का फ्लो हुआ और कितने टाइम में हुआ, दोनों मैटर करता है। तो रेट जो है, जैसे अब क्या है, कितना चार्ज का फ्लो हुआ वो है डी क्यू, कितने टाइम में फ्लो हुआ वो है डी टी, और दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वही है इलेक्ट्रिक करंट। देखो हम पहले भी आपको कई बार समझाए हैं कि इंसान की लाइफ में रेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे एक छोटी सी बात समझो, मान लो आपके घर के पास एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप एक लेबर को पकड़ के लेके आए, बोले भाई इसको उठा के ना यहाँ से यहाँ करना है आपको, ठीक है ना, लेबर का काम है कि भाई इसको उठा के यहाँ से यहाँ करना है। मान लो एक लेबर है जो आधा घंटा लगा के इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, और एक लेबर है जो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया मान लो 2 घंटे में। किस आदमी का पावर ज्यादा है बताओ तो? का नाम पहला समझ लो और इसको दूसरा समझ लो। भाई समझ में आता है, काम तो वही किया, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखना था, काम वही है। और याद करो हम लोग पढ़े थे, पावर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो काम तो वही होना है, काम में कोई बदलाव नहीं है, हाँ टाइम बड़ा मैटर करता है। एक आदमी जिस काम को जितने कम टाइम में करेगा, जाहिर सी बात है उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। देखो काम तो वही करना है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, जिसका टाइम कम उसका पावर। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, पावर में काम भी इम्पोर्टेंस है, काम का भी इम्पोर्टेंस है और टाइम का भी इम्पोर्टेंस है, और दोनों का जो रेशियो है उसका तो खैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक वैसे ही समझो, ये कोई बच्चा है या आदमी है, जो समझो, हमने क्या किया, इसके बॉडी से 1 कूलम का चार्ज 1000 सेकेंड में फ्लो कराया। तो इसके बॉडी से होके फ्लो होने वाला करंट होगा 1/ऐसा, यानी 10⁻³ एम्पियर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन मान लो एक दूसरा आदमी और ले लिए, इसकी बॉडी से 1 कूलम का चार्ज 10⁻⁻1 सेकेंड में फ्लो कराया गया। समझ में आ रहा है कि जो करंट आएगा वो आएगा 1/10⁻⁻1, यानी 10 एम्पियर का। आप देख सकते हो चार्ज वही है, बस टाइम इसमें ज्यादा है तो रेट इसमें कम हो गया, और रेट कम हो गया तो करंट कम हो गया। यहाँ आप देख सकते हो चार्ज वही है, टाइम कम है तो रेट ज्यादा, मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा। समझ में आ रहा है कि इस आदमी को कोई झटका वटका नहीं लगने वाला है, जो कि करंट की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन इस आदमी को एक खतरनाक झटका लगेगा। और ये जो 10⁻⁻1 सेकेंड का टाइम है, इस मनुष्य के लिए इसके जीवन का अमूल्य क्षण हो जाएगा। अरे सही बोल रहे हैं क्या? क्या हो जाएगा? हाँ, ये इसके जीवन का अमूल्य क्षण होगा, अमूल्य क्षण है ना। अब क्या हुआ, देखो रेट का कैसे इंपॉर्टेंस है, देखो चार्ज वही है, टाइम देख लो अलग अलग है, रेट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या हुआ, आप देखते हो कि लोग बीमार उमार हो जाता है, बीमार हो गया, हॉस्पिटल जैसे गया, वो कहता लाओ भाई इसको ड्रिप दो। हाँ, पेशेंट वेशेंट ऐसे रहता है, पाइप वाइप लगा के ऐसा, यहाँ कंट्रोलर रहता है और ड्रिप ड्रिप दिया जाता है आदमी को।
हाँ वो तो आखिरी, तो इसलिए तो बोले कि इसके जीवन का अमूल्य क्षण होगा वो। सुन भाई, देखो ये चैप्टर एकदम बहुत आसान चैप्टर है, पूरा फील आएगा मतलब। जहाँ एक बड़ा डेरिवेशन कराए तो अरे सर बहुत बड़ा डेरिवेशन, अरे भाई करवाना पड़ता है, पढ़ाई का हिस्सा है, हम क्या करें। हम बोलेंगे छोड़ देंगे, फिर तुम बोलोगे सर ने हम लोग को ठग लिया। हम ये ब्लेम अपने ऊपर नहीं लाना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, जब आदमी लोगों को ड्रिप चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल में तो रेट, तो लिक्विड आता है ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, का रेट ज्यादा रहता है कम रहता है, बताना जरा। अब एक आदमी बोला बोला यार ये पानी तो सारा का सारा शरीर में तो जाना ही है, रेट बढ़ा दो इसका। मान लो कि ये हाँ 400 500 ml रहता होगा, ये तो मान लो 400 ml है, और बॉडी में ड्रॉप बाय ड्रॉप 1 घंटे में जा रहा है। एक बोला यार फालतू इतना टाइम लगा रहा है, बॉडी में तो जाना है, लाओ तो पूरा एकदम ओवरफ्लो करा दो, मालूम चला 2 सेकंड के अंदर सारा का सारा बॉडी के अंदर। तो रेट ज्यादा किसमें हुआ, पहला या दूसरा? आप समझ सकते हो कि ये 2 सेकंड इसके जीवन के। हाँ, ये इसके जीवन का अमूल्य क्षण हो जाएगा। इन छोटे छोटे एग्जाम्पलों से हम आपको यही एक बात समझाना चाह रहे थे कि देखो, चार्ज का फ्लो, चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्ज बाई टाइम का जो रेशियो है, रेट, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे कुछ समझ में आया रेट का महत्व रियल लाइफ में? खैर चलो, आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं, आ जाओ। ऐसे ही थोड़ा कहानी वहानी सुना दिए। देखो, जैसे ये एक, ये एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक है? ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर है, और करंट जो है, एक, करंट कुछ ऐसे ऐसे एंट्री मार रहा है। देखो, मान लो कि इस कंडक्टर से ऐसे करंट एंट्री मार रहा है, और इस कंडक्टर में मान लो ऐसे करंट बाहर निकल रहा है। तो जैसे ही आप देखते हो कि अरे करंट का फ्लो हो रहा है, तो आपके दिमाग में दो बात आता है कि ओ इसका मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट भाग रहा होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट भाग रहा होगा। तो हम लोग आसानी के लिए क्या करते हैं कि हमेशा मानते हैं कि पॉजिट्रॉन भाग रहा है। वैसे रियलिटी में याद रखें
कि कंडक्टर में रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स भागता है, लेकिन थोड़ा चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन भाग रहा है, पॉजिट्रॉन भाग रहा है, सॉरी। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि आई करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई करंट एंट्री मारा, यहाँ से निकल गया। एक बात जरा मुझे सोच के बताओ, अगर हम दो हाइपोथेटिकल सेक्शंस मार्क कर ले, एक ये और एक ये, और इन दोनों सेक्शन का नाम कुछ कर देते हैं, का नाम एक का ए कर देते हैं, एक का बी। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किस जगह पे या पॉजिट्रॉन किस जगह पे तेज भाग रहा होगा, ए या बी? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। दोनों से नहीं, हम अभी कुछ और पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पॉजिट्रॉन तेज कहाँ भाग रहा होगा। अरे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई है जो कुंभ के मेले में खो गया था। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मास वही इलेक्ट्रॉन वाला होता है, सब कुछ वही है। बताइए, चार्ज पार्टिकल के भागने की रफ्तार ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा? चार्ज पार्टिकल के भागने की रफ्तार ए पे ज्यादा की पे ज्यादा, ए पे कम की पे कम, एक पे इक्वल, ऐसा बोलो। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकता, हाँ दोनों पे सेम ही होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि चार्ज के भागने का रेट कहाँ ज्यादा, ए पे या बी पे? चार्ज के फ्लो होने का रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही। बच्चा बोला कि सर ऐसा होगा। हम बोले यार जरा प्रूफ करके दिखाना, एक बार थोड़ा थ्योरेटिकली समझाना कैसे हुआ ये। तो बच्चा बोला सर देखो सिंपल सी बात है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ आया है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ निकलना भी होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। और ये कहानी कुछ वैसे ही है जैसे फ्लूइड में आप पढ़ते थे, याद करो, ट्यूब में पानी का फ्लो। यहाँ पे है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे हम लोग बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। दोनों जगह पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सेम होगा या डिफरेंट? ट्यूब में पानी का फ्लो हो रहा है, समझ में आता है कि 10 लीटर पानी अगर यहाँ से यहाँ पर सेकंड आ रहा होगा तो 10 लीटर पानी को ही पर सेकंड यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, 10 आए 8 निकला, तो 2 लीटर यहाँ पे जमा हो गया, और समय के साथ इतना लिक्विड यहाँ पे जमा हो जाएगा कि अचानक से ये ब्रश कर जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 10 लीटर पानी आए और 12 लीटर पानी निकले, तब हम तो जादूगर बन जाए, देश में जो पानी का समस्या है वो दूर करने में लग जाए हम। इसका मतलब दोनों केस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि भैया जिस रेट से पानी आ रहा होगा उसी रेट से पानी बाहर जा रहा होगा। चलो एक काम करते हैं,
ये तो हो गया ऐसा। अब थोड़ा सा दूसरा कंडक्टर लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का कंडक्टर ले लेते हैं। तो चलो हम बना ही देते हैं। देखो, मान लो एक कंडक्टर ऐसा है, मत जाना, अब यहाँ बना दिए गलती से। देखो, मान लो ऐसा कंडक्टर है और करंट का फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में ऐसे, और यहां से करंट निकल भी रहा है। मुझे एक बात जरा सोच के बताना, मैंने दो सेक्शन मार्क कर दिए हैं, ए और बी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहाँ ज्यादा कहाँ कम, सब तो सेम सेम ही बोल। ऑब्वियसली दोनों जगह पे सेम। लेकिन पॉजिट्रॉन के भागने की रफ्तार कहाँ पे ज्यादा। अरे ए पे नहीं, बी पे। जस्ट लाइक वो फ्लूइड मैकेनिक्स याद करो, जब आप पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हो तो पानी के भागने का रफ्तार बढ़ जाता है, लेकिन रेट मेंटेन रहता है। ठीक वैसे ही कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है तो यहाँ पे पानी के भागने का रफ्तार बढ़ गया होगा, अगर ट्यूब है तो। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के भागने का रफ्तार भी बढ़ गया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन कह रहे बार बार हम ना। तो बी पे प्रोटॉन का स्पीड ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू ए, लेकिन करंट, मतलब चार्ज का फ्लो इज इक्विवेलेंट टू उस ट्यूब में पानी का फ्लो। क्या रिलेट कर पा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो हमको कि सर, अगर मान लो कि ऐसा एक कंडक्टर है, तो ऐसा है। देखो, अगर मान लो कि एक कंडक्टर हम ऐसा ले लेते हैं, मान लो एक कंडक्टर ऐसा ले लिए, और एक कंडक्टर ऐसा और जोड़ दिए, एक इधर, मान लो ऐसा कंडक्टर है। छोड़ो, और माथा पुच्ची कर, ऐसे ही बना देते हैं लो। देखो, मान लो ऐसा कंडक्टर है, तो समझ में आपको आने लगा है कि अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं,
और करंट यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर हम दो सेक्शन मार्क कर ले, एक ए और दूसरा बी, तो मुझे एक बात बताओ, करंट कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम? हाँ, तो इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो, उसके हर सेक्शन से पास होने वाला करंट सेम होगा। तो लिख ले कहीं पे, हिंदी में लिख लें कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों कंडक्टर के हर एक सेक्शन से पास होने वाला करंट हमेशा सेम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा। जो कि हम अपने जीते जी चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं होने देंगे। जब चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं होगा, का मतलब है कि भैया कंडक्टर के हर एक सेक्शन से पास होने वाला करंट सेम होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते आ जाओ। पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो गया। ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है लेकिन कोई खास बात नहीं है। तो चलिए लिखो, current is independent of frame of reference. Current is independent of frame of reference. एक्चुअली ये बात आता कहाँ से, देखो मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि करंट जब दौड़ता है ना किसी भी तार में, तो पॉजिट्रॉन जो भागता है उसके भागने की रफ्तार होती है 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ये एक तार है, तो इस तार में जो मान लो करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो पॉजिट्रॉन ऐसे दौड़ रहा होगा। कि भागने की रफ्तार होती है ये। तो कई बार आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो इलेक्ट्रॉन के, सॉरी बार बार पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ध्यान रखना कि पॉजिट्रॉन के भागने की रफ्तार इतनी है जो कि बहुत कम है। तो एक आदमी ने क्या किया, जैसे मान लो ये तार जा रहा है, तो क्या किया, एक तार को हाथ से पकड़ लिया और उसने अपनी वेलोसिटी वही दे दी जो पॉजिट्रॉन के पास है, वही 10⁻⁻⁴मीटर पर सेकेंड, और वो चलने लगा धीरे धीरे। तो मुझे एक बात बताओ, आदमी अगर चल रहा है और पॉजिट्रॉन भी भाग रहा है और दोनों के भागने की रफ्तार सेम है, तो आदमी कहता है कि मेरे रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया। क्या आदमी को झटका लगेगा या नहीं लगेगा? तो वही अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं कि आदमी को झटका लगेगा, क्योंकि करंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। कैसे आता है, आओ जरा प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखो, देखो जैसे चीजों को समझने के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मुश्किल केस मैंने ले लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी भाग रहा है और पॉजिट्रॉन भी भाग रहा है, दोनों को भगा देते हैं।
तो मुश्किल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैंने वो केस ले लिया है। जैसे ये कंडक्टर है मान लो, पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है ऐसे, और नेगेटिव चार्ज हम मान रहे हैं कि भाग रहा है ऐसे। अगर ये V1 है और ये अगर V2 है, करंट का क्या होगा देखो। पहले हम उस आदमी के लिए काम कर रहे हैं जो आदमी रेस्ट पे है, की बात करते हैं। देखो आपको पता है कि आई की वैल्यू होती है dQ/dt, ठीक है। और Q को हम लिख सकते हैं λ/L। अगर ध्यान से देखो तो ये चार्ज एक तरह से आपको दिख रहा है क्या, कि एक ऐसा लंबा सा तार है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो भाग रहा है V1 से। यहाँ लाके डाल दो, ये आ जाएगा λ/dL/dt। और जो dL/dt होगा वही तो V होगा। यानी करंट को एक तरह से ऐसे भी लिखा जा सकता है, करंट इज इक्वल टू λ/V। देख लो। बोलो। तो सही है ना, देख ले। हाँ अब सुनो, तो पॉजिटिव चार्ज के भागने की वजह से जो करंट आएगा वो आएगा λ/V1। और नेगेटिव चार्ज के भागने की वजह से जो करंट आएगा वो आएगा λ/V2। बस ये दोनों ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, देखना जरा। ऐड होगा तो ऐड कर दो। तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से तार में इतना करंट दौड़ रहा है। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जर्वर ले लिए। ये मान लेते हैं कि यू से भाग रहा है। इस आदमी के हिसाब से अगर हम करंट लिखना स्टार्ट करें तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये अगर यू से भाग रहा है और ये V1 से भाग रहा है, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इसके वेलोसिटी कितनी होगी इन चार्जेस की, जल्दी बताइए। नहीं युवराज, जीरो नहीं होगा ना। जीरो तब होता है जब ये आदमी का रफ्तार भी V1 होता है, V1 थोड़ी है वो। तो आप लिख पाओगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट का फ्लो होगा प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला जो होगा वो आएगा λ/V1 - U। इस आदमी के रिस्पेक्ट में इसका रफ्तार क्या होगा। आदमी भाग रहा है इधर, ये भाग रहा है इधर, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों जुड़ जाएगा। ऐसा इंटरेस्टिंग बात है, देखो आंसर दोबारा वही आ गया।
मतलब आदमी रुका रहे, आदमी भागे ना भागे, कुछ भी करो, करंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कभी कभी बच्चा कहता है सर एक काम करो ना, इसको V1 से भगाओ ना, देखते हैं क्या होगा। तो V1 से भगा दो, तो करंट लिखा जाएगा करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये V1 से भाग रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है और करंट की वैल्यू होती है लैम्डा इंटू वी, तो करंट आ गया जीरो पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन अगर ये V1 से भाग रहा है, ये V2 से भाग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार कितनी होगी? तो बोल दो सन्नाटो, जल्दी जल्दी बोल दो। तो करंट आ जाएगा, देखो लैम्डा इंटू V1 प्लस V2। क्या वही आंसर हर बार आ रहा है क्या? तो ये इस बात को प्रूव करता है कि आदमी रुका हुआ रहे या भागे, करंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर ये तार है, तार में जो पॉजिट्रॉन है मान लो V वेलोसिटी से भाग रहा है, एक आदमी ने क्या किया, एक हाथ से तार को पकड़ लिया और ये भी इसी स्पीड से भागना शुरू किया। तो बताओ आदमी को करंट का झटका लगेगा या नहीं लगेगा? तो क्या अभी हमने प्रूव किया है कि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अरे करंट को इतना बुद्धि रहता है तो वो करंट रहता है, आदमी ना बन गया होता। तो लिख लो डायग्राम बना के कि भैया इसको झटका लगेगा। वैसे एक बात बताओ, मान लो कि दो एकदम बड़े ही जिगरी दोस्त हैं, तो झटका लग रहा है, मान लो शॉक वॉक लग रहा है इसको। बगल में इसका दोस्त खड़ा है, ये देखा कि मेरे दोस्त को जो है शॉक लग रहा है। बगल में एक लकड़ी का डंडा है और एक आयरन का, सेम साइज है हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ वेंथ सब सेम है। तो ये अपने दोस्त के अच्छा दोस्त है ये, तो ये अपने दोस्त को बचाने के लिए किस डंडे का इस्तेमाल करेगा? अरे आयरन वाला मजबूत होता है। समझ में आ रहा है, चूंकि आयरन जो है वो कंडक्टर है, छुड़ाने जाएगा मालूम चला कुछ करने उसके बॉडी में आएगा और वो भी झटका लगना उसको भी शुरू हो जाएगा। चलो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ नहीं है। नीचे लिखो, एक डेरिवेशन शुरू करते हैं, आ जाओ थोड़ा बोर्ड के लिए कुछ कुछ डेरिवेशन है, एक एक करके शुरू करते हैं, आ जाओ नीचे लिखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, RIFT वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नीचे लिखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ the average velocity of all the electrons the average velocity of all the electrons in a conductor
The average velocity of all the electrons in a conductor in presence of external applied voltage is called grid velocity. ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड ग्रिड वेलोसिटी। क्या होता है, जैसे मान लो कंडक्टर है ऐसा, कंडक्टर मान लो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का कंडक्टर है मान लो। जब कंडक्टर में कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाया गया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये कंडक्टर है, तो आपको पता है कि कंडक्टर में एक नहीं थोक के भाव में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा उनका नंबर होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भागता है, मान लो ऐसे भागा, तो भागने के दौरान ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है। टक्कर मारने से उसका पाथ हो जाता है कुछ मान लो ऐसा, फिर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है तो मान लो कुछ पाथ हो गया ऐसा, फिर कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा। मालूम चला है गिवन टाइम इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर के वापस वहीं पहुंच गया। इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। बच्चा कहता है सर ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो हाँ है। आपने देखा होगा, आप कभी कभी ना ग्राउंड में जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि आपके सर के ऊपर जितना आपका मुंडी का क्रॉस सेक्शन है उतने एरिया में कुछ मॉस्किटो आ जाते हैं, और आपने देखा होगा वो उसी एरिया में मंडराते रहते हो। फील करा है क्या? तो वहां जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वही मोशन कहलाता है रैंडम मोशन। वैसा ये मोशन इलेक्ट्रॉन का होता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है। मतलब एक गिवन टाइम के बाद अगर आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अगर जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। मुझे लिखो, तो बस समझा देते फिर लिखवा देंगे। देखो अब मान लो क्या किया आपने, एक बैटरी लगा दिया। क्या होता है हम समझाते हैं आपको, रुक जाओ, समझ लो फिर लिखते रहना बाद में। मान लो हमने इसमें एक बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने से क्या हुआ, ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे आ गया और ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे आ गया, और ये हायर और लोअर पोटेंशियल मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देगा कुछ ऐसा। बोलो, कंडक्टर के अंदर ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देगा। कंडक्टर के अंदर आप देखोगे इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया है तो मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट की राइट? तो इलेक्ट्रॉन पे जब लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा ना तो इलेक्ट्रॉन का कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो जरा फील करना जरा। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो अपना रैंडम मोशन में मस्ती से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको।
लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स भी लगना स्टार्ट हो गया है। वो फोर्स हमेशा ऐसे लग रहा है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां जा रहा था, अब यहां से यहां नहीं, कुछ यहां से यहां जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां जा रहा था, वो अब कुछ शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। जो पहले यहां एंड हो रहा था, वो अब कुछ आगे बढ़ेगा। और सारा मोशन होने के बाद मुझे एक बात बताओ, उसका एंड पॉइंट यहीं आएगा, या इसके लेफ्ट साइड में नजर आएगा, इसके राइट साइड में नजर आएगा? नहीं, वहां पे कैसे नजर आएगा, देख ना। अरे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगातार एक फोर्स लग रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का पाथ पहले ऐसे हुआ था, उसी इलेक्ट्रॉन का पाथ को फिर से एनालाइज करें, तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा एक फोर्स लग रहा है, इधर देखो लगातार। तो जो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पाथ ग्रीन वाला था, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा, देखो घूम फिर के इधर। या सुनो, इतना खतरनाक नहीं लेते, थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं। जो देखो, मान लो कि रैंडम मोशन में पाथ ऐसा होता था, मान लो ऐसा होता था, सॉरी ऐसा ऐसा होता था मान लो। क्योंकि रैंडम मोशन में किसी भी टाइम पे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो हमेशा जीरो आएगा। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लगातार फोर्स लग रहा है, देखो। तो पाथ बन जाएगा ऐसा, पे भी फोर्स लग रहा है तो पाथ बन जाएगा कुछ ऐसा। बात समझ रहे हो? इस पे भी लगातार फोर्स लग रहा है तो पाथ बन जाएगा ऐसा, और ऐसा नजर आएगा। मतलब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ इधर शिफ्टेड दिखाई पड़ेगा। तो जब बैटरी नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम मोशन था, और रैंडम मोशन की वजह से गिवन टाइम में एवरेज वेलोसिटी जीरो या नॉन जीरो? नहीं, तुम बात को नहीं समझा। हम फिर मेरी बात को ठीक से पहले समझ। मान लो कि ग्रीन वाला पाथ 5 सेकंड में पूरा हुआ था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रॉन को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिए, तो क्या 5 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा या उसके इधर कहीं पर नजर आएगा? अरे रुका नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम 5 सेकंड है। 5 सेकंड के बाद वो कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा, हमारा मतलब थोड़ा ही है। तो फिर से हम जो बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताओ। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है, और एक गिवन टाइम इंटरवल में इसकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा होगी जीरो। ट्रू या फॉल्स? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है, और एक गिवन टाइम इंटरवल में इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। ट्रू या फॉल्स? तनिष जी? अरे ट्रू होगा ना। अरे जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम है। अरे दिमाग पे जो, जब ग्राउंड पे तू खड़ा होता है और वो मॉस्किटो आके जमा होते हैं, उनका मोशन कैसा होता है देख तो। जहां से वो स्टार्ट करते हैं गिवन टाइम इंटरवल के बाद वहीं पे आते हैं या नहीं आते हैं? तो हम ध्यान से फिर नहीं सुना। क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है,
एंड इन ए गिवन टाइम इंटरवल, ध्यान से सुन पहले अंग्रेजी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। ट्रू या फॉल्स? अरे जो तुम्हारे सर के ऊपर मॉस्किटो जमा होते, जरा उनका मोशन देखो ना, उस छोटे से इलाके में भन्नाते रहते हैं। अब टाइम क्या समझ में नहीं आ रहा है तुझे यार? अरे 50 सेकंड में एक बार 0 होगा या नहीं होगा? अरे मुस्कान, वही तो कह रहे हैं, फिर नहीं समझे तुम। हम कह रहे हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं था तो उसका पाथ कुछ ऐसा था, मान लो, और ऐसा 5 सेकंड में हुआ। अब उसी इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम देख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वही 5 सेकंड दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये ड्रिफ्ट होके कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा। अरे एक्सलरेट हो रहा है ये। हाँ टाइम, अरे वही तो बोल रहे हैं हम, बार बार क्या बोल रहे हैं, इन्हें गिवन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होगा, जो होना होगा वो। तो मुस्कान बात समझे, इलेक्ट्रॉन लगातार इधर एक्सलरेट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी पहले ऐसे भाग रहा था, अब इधर एक्सलरेट होगा तो क्या ऐसे ही भागेगा? उसका बात तो ऐसा होगा। ये हम मान नहीं रहे हैं, हम फिर बात को नहीं। तो एक बात बताओ सुनो, मान लो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था और ऐसे घूम के आ रहा था। अब इलेक्ट्रॉन पे ना मान लो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो जितने टाइम में ये जाके वापस आया था, क्या उतने टाइम में दोबारा अपने यहीं पे वापस आएगा? क्या कुछ इस तरह से हो जाएगा? अरे ऑब्वियस सी बात है ना कि इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सलरेट हो रहा है, तो एक्सलरेट होने की वजह से भी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। हम कह रहे हैं अरे अपने सर के ऊपर जो मच्छर होते हैं ना, उनको देखो ना, वो छोटे से सेक्शन में मंडराते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अरे 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में एक बार तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। मान लो 15 सेकंड में आया, तो वही 15 सेकंड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो क्या अब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? तो मानने में क्या दिक्कत है उसमें? शुभम फिर कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए। अरे मान ले यार, वहां पे टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं है, बोल तो रहे हैं। मान ले 50 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे हमको? अरे 50 सेकंड में जीरो हो रहा था, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो उसी 50 सेकंड में क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? सवाल तो ये है असली में। तुम टाइम के पीछे पड़े हो। टाइम 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, हमको मतलब नहीं है। हम दोनों में सेम टाइम ले रहे हैं। पहले में अगर 10 है तो दूसरे में भी 10 ही ले रहे हैं। पहले में अगर 20 है तो बाद में भी 20 ले रहे हैं। और वैसे आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन में भागते हैं ना, तो उनकी रफ्तार 10⁻⁶मीटर पर सेकंड की होती है। क्या खतरनाक भागता होगा, अंदाजा लगाओ। तुम जो इतना टाइम टाइम चिल्ला रहे हो, इतना रफ्तार है, चंद माइक्रो सेकंड लगता होगा उसको। 10⁻⁻11 सेकंड के ऑर्डर का आता है लगभग लगभग। क्या खतरनाक भागता होगा, अंदाजा लगाओ। 10⁻⁶मीटर पर सेकंड, छोटा सा कंडक्टर, ये खतरनाक स्पीड कैसे भागता होगा, जल्लाद टाइप समझ लो।
हम कह रहे हैं, अगर हम बार बार कह रहे हैं, आपके सर के ऊपर जो मॉस्किटो जमा होते हैं ना, उनको देखो। एक मॉस्किटो रहता है, वो बन बन वो करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ टाइम के बाद तो आता होगा या नहीं आता है, पहले ये बताओ। हम ये मान रहे हैं कि इस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रैंडम मोशन की वजह से मान लो कि कुछ टी नॉट टाइम में आता होगा। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो उसी टी नॉट टाइम में जो पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, अब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो, मेरे नन्हे मुन्नो? आता होगा सर कभी तो, हाँ। तो वो कभी तो का नाम कर दिए हैं टी नॉट। कोई दिक्कत? तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो कि लगातार इधर एक्सलरेट हो रहा होगा, तो उतने ही टाइम में जिसका एंड पॉइंट पहले यहाँ था, अब हमें कुछ इधर नजर आएगा, इधर ड्रिफ्टेड नजर आएगा। तो पहले हम बारी बारी से लिखवा देते हैं, नीचे लिखो पहले एक बार। इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, बात बराबर ही है। जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का v और यहाँ का जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर v का है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो अपने को पता है v की वैल्यू होती है ई डी। ये बोलो चाहे ये बोलो, बात बराबर ही है। अब लिख लो वैसे, नीचे देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स रैंडम मोशन एंड इन ए गिवन टाइम इंटरवल its average velocity its average velocity becomes equal to zero. But when, yeah, but when we apply electric field, electrons gets drifted, electrons gets drifted towards left let us consider first electron। अब डेरिवेशन कर रहे हैं हम, देखो। Let us consider first electron with initial speed या इनिशियल वेलोसिटी कर लो, इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर एंड सपोज एंड सपोज
दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स ए कोलिजन this electron makes a collision after time t1. This electron makes a collision after time t1. The displacement traveled in this time interval is given by u1 t1 plus half minus into e vector by me इंटू टी वन का स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिए देख लो। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन का दो टक्कर के बीच का डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक वैसे ही दूसरे का अगर निकाले क्या आ जाएगा यू टी टी टू प्लस हाफ ऐसा। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। एस एन की बात कर लो, यहां तक नोट कर लो जरा पहले। लेकिन हम तो निकालना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी पहले वाले पार्टिकल का आएगा एस वन बाई टी वन। देखोगे ये आ जाएगा यू वन वेक्टर माइनस ऐसा। ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी है। वैसे ही दूसरा तीसरा चौथा सबका निकाल लेंगे, निकाल लो। दूसरे वाले का एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो आ जाएगा यू टू माइनस ऐसा टी टू। ऐसे करते करते वी एन निकाल लो तो वी एन आ जाएगा यू एन माइनस ऐसा। यहाँ तक नोट कर लो। तो मैंने आपको क्या बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसा। तो एक का एवरेज वेलोसिटी पता है, दूसरे का पता है, आपको सबका एवरेज निकालना है तो आप लिख लो वी वन प्लस वी टू डॉट 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 ई एन बाई एन। सबको लाके डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ तक लिख लो, बाद में कराते हैं इसको, तो क्लास का टाइम भी हो गया। तो नोट कर लो एक बार। तो नोट कर लो, मतलब बार कोड जनरेट कर देते हैं।
आज केवल डेरिवेशन डेरिवेशन में ही चला जाएगा टाइम। नोट कर लो जरा फटाफट।